आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है अर्शदीप, छोड़ो, ये आ ही जाएगा, लेक्चर सुनो। देखिए आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम करण कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? वेरी गुड, मॉडर्न इंडिया। और इसके तहत हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? वेरी गुड, ये सब टॉपिक है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? नहीं बच्चे, वो सब्जेक्ट का नाम है। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट है, चैप्टर मॉडर्न इंडिया है। हमारा मेन जो टॉपिक है 18th सेंचुरी इंडिया। सो 18th सेंचुरी इंडिया नाम का हम टॉपिक कर रहे हैं। अर्शदीप, इसके तहत हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करेंगे। ये बहुत ही डिसिसिव पीरियड है, लगभग 1701 कॉमन एरा या अन्नो डोमेनी से लेके कॉमन एरा से लेकर के 1800 कॉमन एरा तक का ये समय बहुत डिसिसिव है, क्योंकि आज का भारत और हमारे संविधान में जो भी प्रोविजंस या प्रावधान रखे गए हैं उनका बड़ा सीधा संबंध इस समय से बनता है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजेस हैं, DAV है ना, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है एजुकेशन को प्रमोट करने में, ख़ास तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, और इसकी बड़ी शख्सियत जो रहे हैं वो दयानंद सरस्वती रहे हैं। हम दयानंद सरस्वती को जब समझेंगे, उनके विचारों को समझेंगे कि वेदों की ओर लौटने को उन्होंने क्यों कहा, जिसके तहत वो बार बार ये कहते थे कि हमें वेदों के सत्य स्वरूप की ओर लौटना है। तो हमें ये याद रहेगा आजीवन कि उन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, जो कि वेदों का सत्य मार्ग था। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ। और ये बेअंत बार आने वाला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दैट इज़ दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, क्या क्या बातें कहते थे वो, क्यों कहते थे, ये सब समझेंगे इस फेज़ के दौरान। तो दैट इज़ द डिसिसिव फेज़ ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद आएगा, नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल होगी, उस सब का बेस, सारे इश्यूज जो उस समय उठाए जाएंगे इस समय के दौरान गढ़े जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। सो दैट 100 ईयर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक तरफ तो ब्रिटिशर्स की भारत में राजनीतिक पकड़ बनाएगा, ये समय ब्रिटिशर्स अपने आप को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करेंगे एज अ पावर इन इंडिया, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ही की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ह्यूमिलिएशन से सफ़र करता हुआ भारत अपनी पहचान ढूंढने की ओर निकलेगा, अपनी एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करने की ओर निकलेगा, जिसमें उसे ये कारण पता चलेंगे कि हम पर ब्रिटिशर्स रूल कर पाए तो वो था हमारा कमज़ोर समाज, जो कई कुरीतियों से, कई इविल प्रैक्टिसेस से कंटेमिनेटेड था, ग्रसित था। तो हमसे हमारा सम्मान छीना है अंग्रेज़ों ने, कारण क्योंकि हमारे समाज ने ही हमसे हमारा डिग्निफाइड लाइफ का राइट ले लिया था। हम वापस से समाज का सुधार करेंगे। समाज में ये सभी इविल प्रैक्टिसेस जिन धर्म और धर्म ग्रंथों के आधार पर लाई गई, जिनका नाम लेकर लाई गई, हम उन धर्म और उन ग्रंथों में भी बदलाव कर देंगे, यानी कि रिफॉर्म करेंगे, उनके ओरिजिनल वर्जन्स को रीइंस्टेट करेंगे, और जिनमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है वो करेंगे। तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स का दौर है ये। इस समय में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स आरंभ होंगे, यानी कि बिगिन होंगे, और आगे के समय तक चलेंगे, आज दिन तक चल रहे हैं, अभी भी कौन से रुक गए हैं। तो बहुत कुछ है। अंग्रेज़ों को भारत में कमाई के नए नए साधन मिल रहे हैं, भारत को लूटने के नए नए मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी और साइंस मिल रही है, और भारत को भारत मिल रहा है। भारत ने भी तो भारत को इसी समय में पहचाना ना, अपनाया। इसके पहले कहाँ पहचान पाता था वो? संस्कृतियों में भारत हर जगह था। भारतवर्ष का नाम हम पुराणों के समय से सुनते आ रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। भारत ट्राइब का जिक्र हम वेदों के समय से सुनते आ रहे हैं। लेकिन भारत एक
मौजूदा समय का, आधुनिक काल का राजनीतिक रूप में स्थापित राष्ट्र इस समय में मिलेगा भारत को। तो उस सांस्कृतिक भारत को उसका राजनीतिक भारत इस समय में मिलेगा। ओके, सो दैट पीरियड ऑफ 100 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनुरीत। इतनी बात, इतनी भूमिका बहुत थी या कुछ और दूँ? इतनी इंट्रो काफ़ी थी समझाने के लिए और जेन्युइन भी थी। तो उसी बेसिस पर हमारा टॉपिक 18th सेंचुरी इंडिया तसल्ली से कर रहे हैं और इसके तहत मैंने कहा टॉपिक है द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। और पहले हैं राजा राममोहन रॉय। इनके विषय में समझने के लिए मैंने कहा कुछ विषय समझने होंगे। देखो, मैंने कहा एक्चुअली इशू ये है कि इस समय के जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुए हैं, ये स्पेलिंग गलत है, ये सही है। ओके, इस समय के जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुए हैं वो सभी के सभी सोशल रिफॉर्मर्स भी हुए हैं। वो सभी के सभी सोशल रिफॉर्मर्स भी हुए हैं। रीज़न है उसके पीछे कुछ। हमारे देश में समाज के अंदर जितनी भी सोशल इविल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही थी, जितनी भी सोशल इविल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे कि विडो की रीमैरिज ना होने देना, जैसे कि चाइल्ड मैरिज होने देना, जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जैसे कि पॉलीगामी, बहुविवाह, जैसे कि कास्टिज्म दैट इज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा। ये सभी चीज़ें, विधवाओं से जुड़े हुए अधिकार, बाल्यावस्था में कन्याओं का विवाह कर देना, सती के लिए विवश करना, राजपूताना इलाकों में जौहर करने के लिए, पर्दा प्रथा होना, पॉलीगैमस एटीट्यूड होना मेल का, जाति प्रथा होनी, दलितों के अधिकार ना होने किसी भी रूप में, उनको डिस्क्रिमिनेट करना, महिलाओं का संपत्ति में यानी कि इनहेरिटेंस का कोई अधिकार ना होना, उनको संपत्ति में अधिकार ना देना, उसे डिपेंडेंट बना देना। ये सब चीज़ों के पीछे का आधार, ये तो है तो सामाजिक स्तर पर ही, पर इसकी सैंक्टिटी का सोर्स जो था वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थी। ठीक है जी, ये सैंक्शन कहाँ से प्राप्त करते थे? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे और समाज फिर इनकी पालना करता था। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता था कि जिन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से ये कोट किया गया है या दिखाया गया है कि ये इविल प्रैक्टिसेस आर लेजिटिमेट, ये विधि सम्मत है, जेन्युइन है, अगर इनको रेक्टिफाई करना है, इनको ख़त्म करना है, उन्हीं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जा कर के ये दिखाया जाए कि इस रूप में बात नहीं कही गई जैसा आप कहते हैं। ये ज़रूरी था। ओके, सो सोशल रिफॉर्म्स एक ऐसे समाज में, जिस समाज में सामाजिक संबंधों का आधार, सामाजिक संस्थाओं का आधार, द बेसिस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द बेसिस ऑफ द सोशल रिलेशन कहीं ना कहीं रिलीजन है, पॉसिबल नहीं हो सकता उस समाज में सोशल रिफॉर्म अनलेस अनटिल हम रिलीजियस रिफॉर्म्स करें। ओके, सो रिलीजियस रिफॉर्म्स बड़े स्तर पर रिक्वायर्ड थे, इसलिए हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं। अब आती है बात कि क्या समस्याएं चल रही थी, क्या हो रहा होगा इस समय में अगर देखा जाए तो। देखिए, एक दौर था भारत का, बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। एंशिएंट इंडिया के लेटर पीरियड में ख़ास तौर पर ये मूर्तियों से जुड़ी हुई कवायद शुरू हुई और ये चलता चला गया। मिडेवल इंडिया जो कि 750 AD से स्टार्ट होकर के लगभग 1800 तक आता है, इस दौर में ये बहुत स्ट्रेंथेंड हुआ। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है द आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। क्या समस्या रह सकती होगी इस मूर्ति पूजा के साथ? देखिए, समाज में यदि आप अपना एक स्थान निर्धारित करना चाहते थे तो उसके लिए एक समय में महत्वपूर्ण था यज्ञ करवाना। आप यज्ञ कराइए, जो यज्ञ करवा सकता है बहुत ही भव्य
वो राजा घोषित होता था, तो कई तरह के यज्ञ राजा कराया करते थे। दैट इज़ अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी, ये तरह के यज्ञ थे। करवाने वाला जो कस्टडियन है यहाँ पर वो ब्राह्मण रहेगा। तो ब्राह्मण का स्टेटस विल रिमेन सेम थ्रू आउट द फेस। ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, देयर इज ब्राह्मण, देयर इज ब्राह्मण एंड देयर इज ब्राह्मण। क्या करना है ये बदलेगा। एक समय में यज्ञ हो रहे हैं, समय बदलेगा और आगे बढ़ कर के यही यज्ञ जो आपका सामाजिक स्थान तय कर रहे हैं, बड़े स्तर पर करा रहे हैं तो राजन हैं, आप करवा सकते हैं। शूद्रों को यह करवाने की अनुमति नहीं, और वर्ण के बाहर के व्यक्ति, दलित भी ये नहीं करा सकते। पूरी की पूरी सोसाइटी 4 वर्णों में बटी हुई है। वर्ण फर्स्ट द ब्राह्मण, वर्ण 2 द क्षत्रिय, वर्ण 3 द वैश्य एंड द वर्ण 4 शूद्र। ये 4 वर्ण हैं, ये 4 कास्ट हैं। इसके जो बाहर है, जो वर्णों में है, इट इज़ सवर्ण, सवर्ण। इट इज़ नॉट गोल्ड वाला स्वर्ण। आप कह देते हैं गोल्डन कास्ट, बट इट इज़ ए सावर्ण। जो वर्णों के बाहर है, इट इज़ अवर्ण, अवर्ण, दैट इज़ द आउटकास्ट, दैट इज़ द दलित। आज की डेट के शेड्यूल कास्ट, दैट इज़ द आदिवासी। आज की डेट के शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट ये दलित होते थे, अवर्ण होते थे या आउटकास्ट होते थे। इनको तो अनुमति थी ही नहीं। शूद्रों को भी अनुमति नहीं थी। द्विज जो हैं उन्हीं को ये अनुमति थी जिनका दूसरा जन्म होता है उपनयन संस्कार करने के बाद, जनेऊ धारण करने के बाद। मुख्यतः ये कार्य ब्राह्मण और क्षत्रिय ही करते थे, यज्ञ करते थे, और करवाने वाले कौन होते थे उनसे? ब्राह्मणास, वो कस्टडियन थे। एक समय के बाद ये यज्ञ को रिप्लेस किया टेम्पल कंस्ट्रक्शन, द टेम्पल बिल्डिंग। अब ग्रामीण स्तर पर एक टेम्पल बनवा सकते हैं, कम्युनिटी लेवल का टेम्पल, कुछ परिवारों के समूह, कुटुंब के स्तर का टेम्पल, तो कुल के आधार पर मंदिर, कुटुंब का, गांव का, कई गांवों के मंडल का, या पूरे के पूरे एक क्षेत्र का टेम्पल। तो आप टेम्पल बनवा सकते हैं। कौन कितने बड़े स्तर पर ये एक्टिविटी करा रहा है, उसका उतना बड़ा सोशल पॉलिटिकल स्टेचर। कौन कितने बड़े स्तर पर करा रहा है, उसका उतना बड़ा पॉलिटिकल स्टेचर। तो ये टेम्पल हो गए। आई बात समझ में? समय आगे बढ़ा, इन्हीं मंदिरों में अब यह स्थान मूर्ति ले जाएगी, द आइडल। कौन कितना भव्य मूर्ति स्थापित करा सकता है, कौन कितनी भव्य मूर्ति की पूजा करवा सकता है। तो मूर्ति पूजन कितना एलैबोरेटेड है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आपका स्टेटस डिसाइड करेगा। आई बात समझ में? और एक समय आगे बढ़ जाएगा, द फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। कौन कितना भव्य त्योहारों का आयोजन कर सकता है, कई तरह के धार्मिक त्योहारों का आयोजन कौन कितना भव्य, सब चीज़ सब जगह पर करवाएगा ब्राह्मण ही। ये सेम रहेगा, चीज़ें बदलेंगी। BC से लेके AD तक यज्ञ, मंदिर, मूर्ति, त्यौहार। ओके, ये आज भी होता है। आप अपनी कॉलोनीज़ में देखिएगा, ये चीज़ें आज भी होती हैं। आप अपना भव्य स्थान रखने के लिए आज भी ये चीज़ें होती हैं। अलग अलग धर्मों के तहत होता है, जैसे कि शबील लगाई जाती है, लंगर लगाए जाते हैं, भंडारे कराए जाते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे कि आप ये कहेंगे कि ये व्यक्ति हर शिवरात्रि पे भंडारा लगवाता है सबसे बड़ा, तो आप ऐसे कहते हैं इसका सबसे बड़ा भंडारा होता है। फिर बंगाल में हमेशा ये बात बड़ी फेमस है कि ये व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बनवाता है, इसका फर्स्ट आता है। तो ये, और फिर किसी के बारे में कहा जाएगा कि काली पूजा में इसकी काली की मूर्ति नंबर 1 आती है। ये चीज़ें आज भी हैं। फिर कोई ये कहेगा कि ये तीज के त्यौहार में सबसे बड़ा मेला ये लगवाता है। तो मेले लगवाने, मंदिर बनाने, पंडाल बनवाने, मूर्ति स्थापित करानी, ये चीज़ें आज भी समाज के लोगों पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। और ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से थी। लेकिन पंडित का, पुजारी का, ब्राह्मण का स्थान जो है वो वहीं बना रहा। वो करवाएगा आपसे, ये आप करेंगे, इसके आधार पर आपका एक सामाजिक स्थान है। तो
तो आज भी देख लीजिएगा, आपकी मंदिर कमेटी के प्रधान कौन है, कौन शोभा यात्रा निकलवाने में अग्रणी हैं, कौन जन्माष्टमी का मेला लगवा रहे हैं, कौन शिवरात्रि का आयोजन, पता करिएगा कौन है वो, समाज में किस जाति के हैं, पता करिएगा, फिर आपको बहुत सारे सत्य पता चल जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसके तहत ये जो एक समय था दैट मिडिवल इंडिया, इस समय में क्या है कि दौर ये इसका चल रहा है मूर्ति पूजा का, आइडल का, और मूर्ति पूजा से जुड़े हुए बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव रिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे रिचुअल प्रैक्टिसेस, रीति रिवाज बहुत भव्य, सारी पूजा सामग्री से लेकर के पूरा आयोजन करना, मूर्ति का बनना, स्थापित और फिर पूजा, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। इट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो बहुत बड़ा वर्ग तो ये करवा ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत महंगी प्रक्रिया है, तो उसके तो एम्बिट से ही बाहर निकल गई ये चीज़, और वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऑल द टाइम बट दे कैन फील कि कहीं ना कहीं वो अपनी इस जून को सिद्ध करने में असफल रह रहे हैं, कमज़ोर रह रहे हैं, अधर्म हो रहा है, पाप से मुक्ति नहीं हो रही, पुण्य नहीं कमा पा रहे, ऐसे विचार उनमें प्रबल रहेंगे। आई बात समझ में? वर्ण के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई कर भी रहे हैं, वर्ण के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर भी रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा के लिए सक्षम हैं, लेकिन फिर भी करवा नहीं पा रहे हैं बड़े स्तर पर। क्यों? पैसा अलाउ नहीं कर रहा है, उनके पास पैसा नहीं है। पर वर्ण के आधार पर जो क्वालिफाई कर रहे हैं, पैसा होगा उनके पास, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था केवल समाज में आपकी पोजीशन ही डिसाइड नहीं करती, यही वर्ण व्यवस्था ये डिसाइड करती है कि किसका क्या ऑक्यूपेशन होगा। इसका मतलब यही वर्ण व्यवस्था ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर किसका कितना एक्सेस होगा। जैसे कि दलितों का के पास लैंड का ऑनरशिप का राइट नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट, वो भूमिपति नहीं हो सकते कभी भी, उनका ज़मीन पर अधिकार नहीं है, तो वो कभी भी फार्मर नहीं हो सकते थे। और इंडिया आज भी रूरल है 62%, और वो रूरल इंडिया एग्रेरियन है, यानी कि रूरल इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। तो इमेजिन करिए, आज़ादी के समय का भारत 90% रूरल था, अब उससे 100 साल पहले, मैं तो 1000 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, समस्त भारत एक तरह से ग्रामीण और कृषि प्रधान देश था। ऐसे में कृषि भूमि पर होती है, और आपका जब भूमि पर ही स्वामित्व का अधिकार ना हो तो आप कभी कृषि में आ ही नहीं सकते। विचार करिए। तो ऐसे में आपकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसे स्ट्रेंथेंड हो सकती है? हो सकती है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। मंदिरों में आपका प्रवेश निषेध है, एजुकेशन हो सकती है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप मंदिरों में जा नहीं सकते, वेद पुराण ग्रंथ आप सुन नहीं सकते। स्किल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकती है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपका गांव में प्रवेश निषेध है मुख्य स्थानों पर। आप किसी भी तरह के स्कूल ऑफ लर्निंग में एंटर करके कोई आर्टिजनल वर्क सीख सकते हैं, कोई क्राफ्ट सीख सकते हैं। आपके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, डाइनिंग अलाउ नहीं, वैवाहिक संबंध अलाउ नहीं, स्पर्श अलाउड नहीं, कोई छूना नहीं चाहता, तो छुआछूत यानी कि अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो जब ये अब सारी की सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी गई, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कहाँ से बिल्डअप होगी भाई? द क्वेश्चन इज हाउ विल यू बिल्ड अप द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? वेल्थ क्रिएशन का एक सिंगल सोर्स भी नहीं है, वेल्थ क्रिएशन का एक सिंगल सोर्स भी नहीं है। और इसके बाद आप कहेंगे हम यहाँ से चले जाते कहीं और जाके तरक्की कर लेंगे, नहीं। यू आर टाइड टू दिस सोसाइटी, आपको इसी से बंध के रहना है। क्यों? यू हैव टू वर्क एज अ सर्व, आपको सर्व करना है उन सभी के सभी वर्णों को, तो उनका मैला ढोना है आपको। चमड़ा जो मृत पशु से लेके मृत व्यक्ति तक आपको लेके जाने शमशान तक और खेतों तक, उनकी चमड़ी उतारनी है आपको, उनके बैग बनाने हैं आपको, जूते बनाने हैं आपको, प्रत्येक वो काम जो पॉल्यूटेड है वो आपको करना है, वरना और कौन करेगा? और यदि ऐसा एक वर्ग ना होगा ये कार्य करने को, समाज के वह वर्ग जो नॉन पोल्यूटेड एक्टिविटी में जीना चाहते हैं, कैसे जी लेंगे? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ विल यू सर्वाइव?
अगर आपको सुबह वॉशरूम यूज़ करने के बाद मोहल्ले का सीवरेज साफ़ करना हो, हाउ विल यू सर्वाइव? टेल मी द आंसर. हाउ कैन यू से दैट आई एम अनपॉल्यूटेड? एंड हाउ विल यू से दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ फुलेस्ट? बाथरूम जाने से घबराओगे. जो भी मज़े से जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नए आर्किटेक्ट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो बाथरूम में करता है. इसलिए बाथरूम सबसे सुंदर और डेकोरेटेड होने चाहिए, ऐसा वो कहते हैं. वो तो बेटा जो करता है वो अलग बात है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और बहुत कुछ करता है. उसको साफ़ कौन करता है ये पता करो. यदि पता हो कि हमें ही साफ़ करना है, फिर बाथरूम डेकोरेटेड होगा कि क्या होगा पता लगेगा. दैट्स इम्पॉर्टेंट. ओके. सो समाज चलता रहे इसलिए किसी को कंपेल किया गया कि तुम ये कार्य करते ही रहो. और वो ये इसलिए ज़्यादा दिन डंडे के ज़ोर पे उससे ये नहीं करवा सकते अपन. बहुत बल लगेगा, सेना रखनी पड़ेगी, पुलिसिंग करनी पड़ेगी उनसे ये करवाने के लिए. तो फिर ये कैसे करा सकते हैं? उनकी परिस्थिति ऐसी बना दी जाए कि इसके अलावा उनके पास सर्वाइवल का, ऑक्यूपेशन का कोई और सोर्स ना रहे. तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट में डिप्रीवेशंस, उनको डिप्राइव करना. जब तमाम संसाधनों से डिप्राइव कर देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं बचता हाथ में कटोरा पकड़ने के, और भीख देने से मना कर दिया है सबको. तो अब आप क्या करेंगे? आप पूछा जाएगा कि क्या चाहिए? एक वक्त का खाना. कहा जाएगा मिलेगा, अंदर गंद पड़ा है, साफ़ कर दो. दैट्स इट. सो इट वाज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी टू मेक देम पेरेनियल सर्फ क्लास. इनको डिप्राइव किया गया. दैट्स इट. तो वर्ण ही ऑक्यूपेशन को बताता है. ऑक्यूपेशन ही सामने वाले की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेटस को, पोजीशन को बताता है. तो वर्ण व्यवस्था एक तरह से इकोनॉमिक एक्सेस, रिसोर्स एक्सेस बताता है. तो वर्ण के वाया यदि निषेध किया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं आ सकते, आर्थिक रूप में भी वो संपन्न नहीं होते कि वो ये कर लें. आई बात समझ में? तो एक बड़ा वर्ग देश का मूर्ति पूजा से जुड़े हुए आडंबरों के कारण उसके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है. और वह मूर्ति कहती है कि इनका स्पर्श मुझे ना हो जाए, इनके दर्शन मुझे ना हो जाएं, ये मेरे घेरे में ना आ जाएं, मैं अपवित्र हो जाऊंगी. इसलिए भी वो वर्ग मूर्तियों के समीप ना आ पाए. समाज मूर्तियों ही के इर्द गिर्द बुना हुआ है, मंदिरों के ही इर्द गिर्द चल रहा है. समाज फिर मूर्ति के ऐसा कहने पर उस वर्ग को मंदिरों से दूर रख रहा है, यानी कि समाज की पेरिफेरी पे रख रहा है, सेंटर में नहीं आने दे रहा है. वो पॉल्यूटेड काउंट हो रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, वो अनडिज़र्विंग और अंडर प्रिविलेज्ड जी रहे हैं. इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्तियों को ये समझाया जाए कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है. क्योंकि एक व्यक्ति ये कहता है, आप उसे किसी भी नाम से बुलाएं, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, और ये बिल्कुल सिद्ध है कि किसी तरह से भी ये ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बात नहीं है. ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन जो एक ब्राह्मणवाद का नकारात्मक अंग रहा, ये उस पर की जाने वाला कुठाराघात है. तो उसके तहत ये ब्राह्मण, ये पुजारी ये कहता है कि ये आइडल मेरे कंट्रोल में है, इसका भोजन, इसका भोग, इसका विधि विधान, पूजन मैं करता हूँ. तुम्हारी सारी अर्जियाँ इस पर मैं लगा दूँगा, एप्लीकेशंस, तुम्हारी जो भी अर्पित करोगे मैं वो लगा दूँगा. तो आपसे लेके भोग लगाने से लेकर के उनके चरणों का अमृत आपको देने तक की सारे विधि विधान एक कस्टडियन करता है, जिसकी कस्टडी में वो आइडल है, द पंडित, द ब्राह्मणा. आई बात समझ में? और अगर आपको कुछ कार्य सिद्ध करवाना है अपना, तो मूर्ति से कहिए. और मूर्ति से कहना है तो कहने के एक तरीका है, मंत्र और श्लोकों के जाप के साथ आपकी अर्जी लगाई जाएगी. तमाम धर्मों में ये चीज़ें होती हैं. किसी धर्म में इस तरह से मंत्र उच्चारण होते हैं, किसी धर्म में अरदास होती है, हर धर्म में ये चीज़ें रहती हैं. तो आपकी अर्जी लगाई जाएगी, और वो अर्जी जब आपकी लग जाएगी तो बात पूर्ण होगी. इसके लिए दक्षिणा भी लगेगी. तो दक्षिणा भी लगेगी. अर्जी लगा देंगे, दक्षिणा दीजिए, भोग लेकर के आइए जितना आवश्यक है, पूजा अर्चना करिए जो जो ज़रूरी है. इसके तहत होने ये लगा कि मूर्तियों पे महत्व आ गया, और मूर्तियाँ किसी के कंट्रोल में चली गई, और मूर्तियों में ईश्वर स्थापित है ऐसा कहा जाने लगा. बड़ा वर्ग वंचित कर दिया गया पूजा पद्धति से, वंचित हो भी गया खर्चों के कारण, और वो सारे के सारे सेकंड रैंक के स्टेटस में चले गए.
प्राइमरी स्टेटस, फर्स्ट रैंक स्टेटस उनको जो ये करवा पाए, जो ब्राह्मणों का घर भर पाएँ, जो उन्हें बड़ी बड़ी दक्षिणा दे पाएँ, जो अच्छे यजमान बन जाएं, वो सब प्राइम हो गए सोसाइटी में। राजा भी उन्हीं के पीछे जाने को तैयार है, क्योंकि जो प्राइम है सोसाइटी में, सोसाइटी पे उनका होल्ड है, और राजा को शासन करने के लिए प्रजा का समर्थन चाहिए ही चाहिए। ये प्राइम है तो खेतों पे भी इनका अधिकार है, ये प्राइम है तो राज्य घरानों पे भी इनका अधिकार है, ये प्राइम है तो सभी तरह के रेवेन्यू पे भी इनका अधिकार है, और कई तरह के रेवेन्यू से ये खुद भी एग्जम्प्टेड है। तो इनके स्टेटस प्राइम होने से इनको बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जिससे ये मुट्ठी भर वर्ग, मुट्ठी भर लोग, मेजॉरिटी मासेस से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं हर सेंस में, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इससे आती हैं द डीप सीटेड इनइक्वालिटीज़, और ये डीप सीटेड इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये कई तरह के केओस का कारण बनती हैं, डिग्रेडेशन का कारण बनती हैं, कई तरह के क्राइम्स का रीज़न बनती हैं। और असमानता से भरा हुआ ये समाज कभी भी, ये राष्ट्र, ये संस्कृति विकास नहीं कर सकती। कल्चर ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? ये एक चीज़ जो वर्गों के आधार पर पड़ी, और प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे तक पुरुष और महिला में लिंग के आधार पर भेद था। जो परिस्थिति वर्णों के आधार पर शूद्रों की और दलितों की हो रखी थी, वही परिस्थिति लिंग के आधार पर ऊपर से नीचे तक के वर्ण में महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले हो रखी थी। सत्ती पर, संपत्ति पर किसी तरह का अधिकार नहीं था, शिक्षा पर अधिकार नहीं था, बाहरी पब्लिक लाइफ में उनका किसी तरह का कोई वेंचर नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। कई तरह के अनुष्ठान, वैदिक पूजा, यज्ञ पद्धतियों से उनका कोई स्थान नहीं था, वो पिछाड़ दी गई। इससे उनका महत्व घटता चला गया, जिससे वो डिप्रीवेशन और डिस्क्रिमिनेशन की ओर गई। उन्हें कई तरह की चीज़ों से कंपेयर किया जाता था, जैसे उन्हें कई बारी नशे से कंपेयर किया जाता था, कई बारी जुए से कंपेयर किया जाता था। ये बताया जाता था कि समाज में कौन कौन सी 2-4 कुरीतियाँ हैं, और उनमें नाम लिया जाता था कि जैसे नशा, जुआ और औरत। इस तरह की चीज़ें स्थापित की गई, तो वो भी सफ़र हुई। बाल्य विवाह उनका कर दिया जाता था, विधवा को सेलिबेसी की लाइफ जीनी पड़ती थी। यह माना जाता था कि उसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी विवाह से जुड़े हुए संबंधों में, किसी भी शगुन के कार्यों में सम्मिलित ना की जाए, क्योंकि वह अशुभता का प्रतीक है, और जो अशुभता का प्रतीक है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बॉयकॉट कर दी जाएगी। और जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बॉयकॉट ही कर दी गई, तो फिर उसके जीवन में आधार ही क्या बचा? उससे सारे एक्सेस ले लिए गए। बेटे का विवाह है, एक्सेस ले लिया, यू कैन नॉट कम। तो सजने संवरने के चाव खत्म। इसके लिए त्योहारों में सम्मिलित नहीं हो सकते, विवाहों में सम्मिलित नहीं हो सकते, समारोहों में जाने की अनुमति नहीं, खान पान पर पाबंदियाँ हैं कि तमस पदार्थ खा नहीं सकते आप, तड़के वाली चीज़ें, मसाले, मिर्चियाँ, चटनियाँ, अचार, इनका सेवन आप नहीं कर सकते, सात्विक भोजन पे आना होगा आपको। इस तरह की पाबंदियां जब उन पर लगा दी जाती हैं, उनका जीवन वैसे ही जीवित होते हुए नष्ट हो जाता था। पुरुष का सम्मान और गौरव बचा रहे कि उसकी विधवा पत्नी जो है वो आगे कहीं और किसी से विवाहित ना हो जाए, वरना यहाँ की जो पैट्रियार्कल मेल सोसाइटी है ये पूरी की पूरी भ्रष्ट कर दी जाएगी कि तुम्हारे घर की औरत हमने बिहा ली अपने साथ। एक चीज़ ये ना हो जाए। ऐसा माना जाता है कि उसके लक्षण ठीक नहीं रहेंगे, वो कहीं समाज में हमारे घर को कुलेशित ना कर दे। ऐसा माना जाता है कि जो विरोधी लोग हैं वो उसे जीत करके हमें डिसऑन करना चाहते हैं, डिसऑनर करना चाहते हैं। इसलिए महिला खुद भी ये मान रही है कि मेरे और मेरे कुल के सम्मान के रूप में मुझे अपनी आहुति देनी पड़ेगी। और कई कारण, पति के बिना पत्नी का जीवन नहीं, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी की कुंडली नहीं होती, पति की कुंडली होती है। पति की कुंडली से ही पत्नी की कुंडली देखी जाती है, ग्रह नक्षत्र एक हो जाते हैं। और जब वह अब नहीं रहा तो इसका भाग्य, कुंडली नहीं रही तो अब भाग्य काहे का, और बिना भाग्य के जी के क्या करेगी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन। इसे पत्नी के पति के ही साथ जाना चाहिए। उस जीवन, उस जन्म में भी इसे उसकी सेवा ही करनी है, तो क्योंकि वही परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है। और जब वो ये करेगी तो मोक्ष प्राप्त होगा, तो उसे सती होना होगा। अपने जलते हुए पति की अग्नि कुंड में उसे भी कूदना होगा। तो डिपेंडेंसी ऑफ द वुमेन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ें व्याप्त हैं इस समय के दौरान। ये चीज़ें हैं जो हमें समाज के रूप में कमज़ोर करती थी, और अंततः हम अधीन आ गए ब्रिटिशर्स के।
वो इसलिए आ गए अधीन हम उनके, क्योंकि प्रोग्रेसिव थॉट डेवलप नहीं हो रहे हैं किसी भी स्तर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्नति के कार्य नहीं हो रहे हैं, समाज बशर्ते कि मेरिटोरियस बने, क्वालिटी अचीव करने की कोशिश करें, इन सभी विचारात्मक प्रोसेसेस की बजाय, क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय, रैशनल अप्रोच की बजाय, इनोवेशन की बजाय वो किसी से पुण्य प्राप्त कर लेना चाहता है, वो आडंबर में रच गया है। वो प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की ओर देख रहा है कि ईश्वर करेगा। वो अपने प्रत्येक विफलता का कारण ईश्वर को मान रहा है कि शायद मुझसे कोई पाप हुआ। वो अपनी समस्त सफलताओं का स्रोत ईश्वर को ही मान रहा है कि ईश्वर ही करके गया या ईश्वर ही आगे आने वाले करे में। वो अकर्मण्यता की ओर बढ़ रहा है, कर्म को समझ नहीं रहा है, वो इरेशनल होता चला जा रहा है, वो इलॉजिकल हो रहा है। वो ये प्रश्न नहीं कर रहा है कि आज वो जिस फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन में है, इसका रीज़न कौन है। वो मान रहा है कि यही उसका भाग्य है, ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। वो परिवर्तन की ओर अग्रसर नहीं है, वो परिवर्तन लाना भी नहीं चाहता। वो ना तो उस परिवर्तन के तहत एक घटना बनना चाहता है और ना ही वो एक घटक बनना चाहता है, ना ही वो करता है, ना ही कार्य, कुछ भी नहीं बनना चाहता। आई बात समझ में? ना ही कैरियर, ना ही कैटलिस्ट, क्योंकि उसे बता दिया गया है कि तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं, जो है वो ईश्वर ही करता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, ये उन्हें बता दिया गया। तो ऐसे समाज में, ऐसे व्यक्तियों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बचती है, कोई सेल्फ डिग्निटी बचती है? जिसमें आत्मसम्मान ना बचा हो, जिसमें डिग्निटी ना बची हो, उस पर शासन करना तो पहले ही आसान हो जाता है। उस पर रूल करना कहाँ ही डिफ़िकल्ट है, मुझे बताइए। आप सबसे पहले सामने वाले का अस्तित्व ख़त्म करें, उसके लिए क्या कर्म करें? उसके भीतर से आने वाली वो आवाज़ जो उसे कहती है कि ये नहीं करना है, ये झुकना नहीं है, ये गलत है, आप उसके सम्मान को ख़त्म कर दीजिए, उसकी डिग्निटी को ख़त्म कर दीजिए। वो अपने अधीन हो गया, पूर्ण रूप से अपनी संकीर्ण सोच के अधीन हो गया, तो फिर वो किसी के भी अधीन कर दीजिए, उसे अपने मास्टर का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्लेव हो जाता है। सोसाइटी इन विचारों से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। और ऐसे समाज में कुछ ही मास्टर्स होते हैं फिजिकल, जो सभी संसाधनों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके हिमालयों पर चोट हो रही है, उनके क्षेत्र पर कोई और आ रहा है। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनकी नदियों से कोई पार हो रहा है। उन्हें सिर्फ ये अंतर पड़ता है कि कौन आया पता करो, हमारे अधिकारों को, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट को इंश्योर करेगा तो भाड़ में जाए, दुनिया में अंतर क्या पड़ता। हमारी लग्जरी लाइफ, हमारा भोग विलास सुनिश्चित रहना चाहिए, हमारा क्षेत्र के तहत हमें जो लाभ मिलते हैं वो सुनिश्चित रहना चाहिए। अगर तुम इसे इंश्योर करते हो तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लंबे समय तक रीजनल किंगडम्स ने और औरंगज़ेब के बाद मुग़ल बादशाहों ने कुछ ऐसे ही सिस्टम यूरोपियंस के साथ अपनाए कि हमारी पेंशन्स, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारी लग्जरी, हमारी लाइफ अगर कंटिन्यू रहती है तो अंतर नहीं पड़ता कि अब शासक कौन है, प्रजा किसके पास है। प्रजा को जब लंबे समय तक प्रजा ही ना समझा जाए, राजा जब पिता की भूमिका से निकल के आ जाए और प्रजा संतान ही ना रह पाए, तो फिर प्रजा का पिता अब कौन बना है ये किसी को अंतर पड़ता नहीं। हम प्रजा को यदि एक भोग का स्रोत मान लेते हैं कि वो हमारे सर्फ हैं, हमारे स्लेव हैं, तो फिर उस स्लेव का मास्टर कौन है मैटर नहीं करता। हमारी सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहती है अगर, तो दिस इज़ गुड। तो शायद कुछ प्रिंसली स्टेट्स इसी भूमिका पर चल रहे थे, शायद कुछ वर्ग भारत के, चाहे वो ज़मींदार हों या एक समय के जागीरदार, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। क्या अंतर पड़ता है, शासक कौन हो गया। हमारी परिस्थितियाँ इंश्योर्ड हैं, हमारी सिचुएशंस इंटैक्ट हैं, मेंटेन्ड हैं। भारत जाता है तो जाए। भारत किन से बनता था? भारतवासियों से बनता था। जिन वासियों को निचोड़ा जा रहा था और चूसा जा रहा था जोंक की तरह, उन वासियों पर अब उत्पीड़न हो रहा है, तो जागेगा कौन? तो जब इस तरह से समाज में इतने बड़े स्तर की असमानता आ जाती है, समाज का एक भारी भरकम वर्ग जब अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से पूरी तरह से डिप्राइव कर दिया जाता है, तो एक मुट्ठी भर वर्ग उन्हीं के आधार पर उनका दोहन करता है,
उन्हें लूटता है। और ऐसे में राज्य, देश, उसकी संपदाएं, चाहे वो हिमालय हैं या नदियां या खेत खलियान, केवल और केवल उनके घर और खजानों को भरने मात्र का स्रोत रह जाते हैं। वो उनसे किसी भी तरह का अस्मिता का, डिग्निटी का और रिस्पेक्ट का जुड़ाव नहीं रखते। ऐसे में उनको कौन लूट और नोच रहा है, क्या अंतर पड़ता है? हमारी सप्लाईज कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसलिए शायद ये लोग शुरुआती समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज़ के द्वारा जगाई जाने वाली जागृति के मार्ग में रोड़ा भी बने हैं कि तुम किनको जागृत करने जा रहे हो? इनको लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बनाने जा रहे हो इस लैंड का, इन पर्वतों का, इन नदियों का? कल को ये भी यहाँ के रिसोर्सेज शेयर करेंगे हमारे साथ साथ। हम ये जागृति नहीं होने देंगे। तो सपोर्ट तो क्या करना, ये शुरुआती समय में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि शायद इनके वेस्टेड इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, शायद वो रिसोर्सेज अब किसी के साथ शेयर्ड होंगे। ऐसे नकारात्मक असमान समाज से उबरने के लिए कुछ होना ज़रूरी था, और वो था अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया एक कार्य जो उनके विरुद्ध गया, अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार और भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद, द ट्रांसलेशन। और उस परिस्थितियों का लाभ अब उठाएंगे हमारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जिसके विषय में अब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। चलिए हम पहले राजा राम मोहन रॉय के विषय में पढ़ लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज का आरंभ किया गया, और मैंने कहा ब्रह्म समाज का आरंभ करने के पीछे कारण था कि राजा राम मोहन का जो रैशनलिज्म था और जो सोशल इक्वलिटी का प्रिंसिपल था, वो ब्रह्म समाज के वाया एग्जीक्यूट हुआ। क्या मतलब है रैशनलिज्म और सोशल इक्वलिटी का? देखिए, राजा राम मोहन रॉय का मेन मानना ये था कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं इस समय, उनके पीछे जो मुख्य आधार है वो धर्म ग्रंथ हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, क्योंकि ये इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन थे, जो उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा इंग्लिश प्रोवाइड एजुकेट की जा रही थी, उसके रिसीवर ये भी थे। तो इन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन ले ली। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, राजा राम मोहन राय एक तगड़े लिंग्विस्ट थे। इनको कई भाषाएं आती थीं। कई जगह पर यह पाया जाता है कि 9 भाषाएं आती थीं। इन्हें ग्रीक भी आती थी, लैटिन भाषाएं भी आती थीं, अरबिक, पर्शियंस, तमाम भाषाएं ये जानते थे। अपनी इसी इंग्लिश एजुकेशन के दम पर इन्होंने अंग्रेज़ों ही के द्वारा जो भारतीय ग्रंथों को अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, उसके वाया जाकर के जब अपने कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ा, देखा, समझा, तो लोगों के सामने ये काउंटर फोर्स रख पाए कि जिन रिलीजियस टेक्स्ट को, स्क्रिप्चर्स को एम्फेसाइज करके या कोट करके ये इविल प्रैक्टिसेस चलाई जा रही हैं हज़ारों वर्षों से, उन टेक्स्ट में ये चीज़ें इस फॉर्म में गिवन नहीं हैं। और कहीं कहीं तो ये चीज़ें एब्सोल्युटली भी गिवन नहीं हैं। कहीं कहीं पर आपको फॉर्म डिस्टोर्ट करके दिया गया, और कहीं कहीं पर तो ये गिवन है ही नहीं। हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स की इस समय में एक खासियत थी। ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स अलग हैं। उसका रीज़न है, रिलीजियस रिफॉर्म्स 5th-6th सेंचुरी के दौरान, BC के दौरान बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के द्वारा भी हुए। रिलीजियस रिफॉर्म्स भक्ति और सूफी मूवमेंट ने भी किए उत्तर भारत में, लेकिन उन सब से इस बार के रिलीजियस रिफॉर्म्स जो 18th सेंचुरी से शुरू होकर 19th और 20th सेंचुरी तक चलेंगे, ये अलग हैं। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़ ये अलग है कि इस बार के रिलीजियस रिफॉर्म में एक एनलाइटनमेंट का फेज़ जो एंटर होता है, वो वेस्टर्न एक्सपोजर की वजह से होता है। यानी कि हमारे इस बार के रिलीजियस रिफॉर्मर्स वेस्टर्न सोसाइटी के कांटेक्ट में आने की वजह से उस वेस्टर्न सोसाइटी में जो रेनेसेंस हुआ है उसका बेनिफिट डिराइव कर पाए। यानी इस बार इनके पास एक पर्सपेक्टिव, एक विज़न था। वो विज़न था वेस्टर्न लिबरल थॉट्स का, वेस्टर्न थॉट ऑफ इंडिपेंडेंस का, लिबर्टी का, फ्रीडम का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, वेस्टर्न थॉट ऑफ रीज़न, रैशनैलिटी एंड लॉजिक्स का। थॉट्स वो था, बट हमारे रिफॉर्मर्स का जो कंडक्ट रहा है, जो पर्पस रहा है, जो एम रहा है, वो ऐसा नहीं था कि वो वेस्टर्न है। कंडक्ट ट्रेडिशनल ही रहा है, एम भी वही रहा है जो भारत का होना चाहिए। इसके तहत होने ये लगा कि जिनके वाया इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में एडुकेट किया जा रहा है, जिनके साथ एक्सपोज होने से इन्हें ये लिबरल थॉट्स समझ आ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी ये पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इंडियंस को ह्यूमिलिएट भी किया जा रहा है। यानी कि यही इंडियंस
जिनके संपर्क में आके इन नए